नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IIT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अनिल राणा। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के पूरे दिन भर की घटनाक्रम, बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट की मदद से हम देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको बता दें कि हमसे जुड़ना कैसा है। आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब हम आसान शब्दों में अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या कॉल करके भी आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अविनाश गोरक्षकर, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के, और रत्नेश गोयल अरिहंत कैपिटल से, जो आपके सवालों का बेहतर तरीके से जवाब देंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी। निफ्टी लगातार तीसरे दिन तेजी पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड की अगुवाई में निफ्टी 18,300 के पार बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 36 स्टॉक्स में बढ़त दिखाई दी। रियल्टी, एनर्जी और ऑटो सेक्टर ने बाजार की इस तेजी में अहम भूमिका निभाई। निफ्टी बैंक 133 अंकों की तेजी के साथ 43,331 पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी दिखी। हालांकि निफ्टी मिड कैप 100 अंक चढ़कर आज फ्लैट बंद हुआ। दिन भर बाजार में कैसी हलचल रही, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज मार्केट की बात करें तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। 18,211 तक के लेवल्स की वीकनेस हमने देखी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई और करीब निचले स्तरों से 100 अंकों की रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आई और 132 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बाजार बंद होते होते यहाँ पर रिकवरी आई है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज का टॉप परफॉर्मर था इंडसइंड बैंक। यहाँ पर यूबीएस के डबल अपग्रेड आने के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 3% की तेजी थी और आज का था टॉप गेनर। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड और बीपीसीएल भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं निफ्टी में दबाव बनाने वाले शेयरों में यूपीएल में आज वीकनेस देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज और इन्फोसिस और उसके अलावा हिंडाल्को में भी आज हमने कमजोरी देखी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में नजर डाले तो आज सरकारी बैंकों में भी लगातार दबाव दिखा और टॉप लूजर्स अगर देखेंगे तो उसमें इंडियन बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक में आज वीकनेस देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर बैंकों के प्रोविजनिंग नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिसका कि सबसे ज्यादा असर सरकारी बैंकों पर पड़ सकता है। पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे बैंकों पर पड़ सकता है, जिसके चलते आज हम देख रहे थे कि सरकारी बैंकों में दबाव था। लगातार दूसरे दिन ये वीकनेस देखने को मिली। इसके अलावा आज आदित्य बिरला फैशन भी करीब 3% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था। चढ़ने वाले शेयरों में वरुण बेवरेजेस में आज शानदार तेजी देखने को मिली और बाजार बंद होते होते हमने देखा कि करीब 6 से 7% की तेजी वरुण बेवरेजेस में भी थी। सोना कॉमस्टार, जीएसपीएल और प्रेस्टीज एस्टेट्स भी मिड कैप स्पेस में आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स थे जहां पर कि नतीजों का एक्शन था। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर दमदार नतीजा है और उसके बाद हमने देखा कि 6% तक की तेजी शिपिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक में देखने को मिली। एवरेडी के भी नतीजे काफी शानदार थे, जिसके चलते 5% की मजबूती वहां पर भी थी। आरती इंडस्ट्रीज में भारी गिरावट देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर आउटलुक जो था, गाइडेंस जो थी मैनेजमेंट की तरफ से, वो कमजोर थी। इसका क्या असर हमने आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखा और लेटेंट व्यू के भी नतीजे काफी कमजोर थे, जिसके चलते करीब 10% की गिरावट स्टॉक में भी देखने को मिली है। तो मिड कैप स्पेस में एक्शन भरपूर था। नतीजों के चलते, खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन भरपूर था और कुल मिला के मार्केट की बात करें तो अच्छी रिकवरी के साथ आज हमने क्लोजिंग देखी। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर और रत्नेश गोयल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IIT नाउ स्वदेश में। सबसे पहले दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आज मार्केट की स्थिति पर थोड़ा सा राय समझ लेते हैं आपकी। अविनाश सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आज निफ्टी 50 और जो बैंक निफ्टी, इनकी स्थिति है, उसके आधार पर आज क्या कहेंगे आज के मार्केट के बारे में?
नहीं, देखिए मार्केट में मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत रुकावट इसलिए आया है क्योंकि अभी मार्केट कर्नाटका के स्टेट इलेक्शंस के नतीजे के ऊपर काफी कॉशियस रहेगा। बट मेरे ख्याल से एफआईआई की पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी बहुत अच्छी थी। आज भी कैश मार्केट में करीबन 1800 करोड़ की बाइंग हो गई है। और इंडेक्स को अगर हम छोड़ दें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी काफी सिग्निफिकेंट है। ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड, रियल एस्टेट, ये सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जारी रहेगा। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी फ्राइडे तक काफी जोर से बढ़ने की अपेक्षा है क्योंकि सैटरडे को फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अगले हफ्ते में मार्केट्स में जो भी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होगी वो रिजल्ट्स के ऊपर यानी कर्नाटका इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो इंडेक्स का मूवमेंट है वो थोड़ा सा धीमा होने की पॉसिबिलिटी है। तो इंडेक्स कहीं पे भी नहीं जाएगा लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। रत्नेश, आप समझिए कल किस तरह का जो मार्केट के जो हाव भाव हैं रह सकते हैं? एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देखेंगे बाजार में 21 अप्रैल से कंटिन्यू एक तेजी चल रही थी। 2 दिन से अब थोड़ा सा हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और एक ये अच्छा साइन है, मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का बाजार ने दिया था, इसमें जो ऊपर का टारगेट अभी भी इंटेक्ट बना हुआ 18,500-600 का। कल कल वीकली एक्सपायरी भी है बाजार में। और डेली चार्ट पे आप देखेंगे 2 दिन से डोजी कैंडल बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कल या परसों में 2 दिन में हमको कहीं पे भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी प्रेजेंट डाटा F&O का डाटा की बात करें तो हम कहीं ना कहीं 18,300 18,500 पे कॉल राइटर एक्टिव है। तो कल के लिए ऐसा लगता है कि 18,500 के ऊपर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। कल अगर 18,380 के ऊपर हम यहाँ पे मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर 18,380 के ऊपर निकलना चालू करते हैं हम तो कहीं ना कहीं 18,450 से 18,500 तक के लिए आ सकते हैं। बाय ऑन डिप्स का बाजार कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। सपोर्ट देखें तो हम 18,100 18,000 यहाँ पे काफी अच्छी पुट राइटिंग एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये एक सपोर्ट बरकरार रहेगा। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू द निफ्टी। आज का चार्ट देखें, डेली चार्ट पे तो एक हैमर कैंडलस्टिक बना हुआ दिख रहा है हमको। तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा रुका हुआ था वो अब आते हुए कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन हमको बैंक निफ्टी से भी बनता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में अगर तेजी होती है तो मुझे ऐसा लगता है 43,650 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे जरूर कायम रहना चाहिए। और 43,100 42,800 ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल, तो कल एक्सपायरी भी है और इसी के साथ अब शुरू करते हैं सवाल और जवाबों का सिलसिला। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ हैं सवाल भेजा इन्होंने अश्वनी कुमार मुजफ्फरनगर से। अविनाश सर, आप सही समझते हैं इनकी जो समस्या है? इनका कहना है कि इन्होंने टाटा पावर के 200 शेयर लिए हैं और उनका भाव है 197 रुपये। ये चाहते हैं कि आप सलाह दें कि क्या किया जाए, होल्ड करें या सेल करें? में मुझे लग रहा है कि इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है। अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए क्योंकि नंबर्स जो Q4 के आ गए प्लस FY23 के आ गए वो उम्मीद से काफी बेहतर आ गए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में जिस प्रकार का इन्होंने इनिशिएटिव ग्रीन एनर्जी में किया है, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजनेस के बारे में बात की है, आने वाले कम से कम साल 1.5 साल में बहुत अच्छा मुनाफे का ग्रोथ, रेवेन्यू का ग्रोथ आएगा। पावर जनरेशन थीम अभी भी मार्केट में स्ट्रांग है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि होल्ड करिए। अगर 12 से 15 महीने होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगी, तो होल्ड करने की रहेगी करना चाहिए। ये अविनाश गोरखशंकर जी की आपको सलाह है। रत्नेश, ये कोलकाता से उमेश मन्ना पूछते हैं कि इन्होंने जनरल इंश्योरेंस के 50 शेयर लिए हैं, भाव है 143। ये पूछते हैं कि क्या ये 1-2 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं? एक ही बात कर रहे हैं बराबर। इन्होंने लिया जनरल इंश्योरेंस, 50 शेयर लिए इन्होंने 143 के भाव पे। मेरे हिसाब से इनकी खरीदी भाव से अभी ऊपर ही चल रहा है, इनको बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ी सी हमको हलचल देखने को मिल रही है। एक कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिली है। एक स्टॉप लॉस में सलाह दूंगा इनको 160 रुपए का वो लगा के रखे। ऊपर में टारगेट मुझे 195 196 के दिखते हैं, तो 140 160 रुपए के स्टॉप लॉस से भी बने रहे। चलिए, हमारे साथ सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। सनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दर्शकों के सवाल हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। प्राची मोदी हैं बोकारो से, ये पूछती हैं कि पॉलीपैक्स कॉरपोरेशन के इन्होंने 50 शेयर लिए हैं और भाव है 1,355 रुपये। अगले 6 महीने के लिए सलाह मांगते हैं कि अगले 6 महीने के लिए क्या किया जाए। मेरे हिसाब से पहले तो गुड इवनिंग सभी दर्शकों को।
मेरे हिसाब से जो पॉलीप्लेक्स जितना भी जो फिल्म बिजनेस है, बोपेट और बीओपीपी जो फिल्म बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं हमने पाया है कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर है। तो मेरी इनके ये सलाह रहेगी कि जब भी ये प्रॉफिट में आते हैं, इसमें से प्रॉफिट बुक करके ये बेटर दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक करने के बाद दूसरे पे शिफ्ट हुए। राकेश के लिए सलाह थी। रत्नेश, आगरा से दिशा जैन का सवाल है। जुपिटर वैगन्स के इन्होंने 3500 शेयर लिए हैं 109 के भाव पे। इनका टारगेट क्या रखना चाहिए इनको? जुपिटर वेगन की बात कर रहे हैं, जी राइट? जी। तो कंटिन्यू चार्ट पे तो फिर हायर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है ये। मुझे ऐसा लगता है कि इनके भाव के फिर आसपास ही चल रहा है अभी, पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं। 95 का अगर इनका थोड़ा सा लंबा नजर है, 95 का स्टॉप लॉस लगा। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में हमको 130 140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वहां पे मुनाफा बांध ले। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। सनी, ये नारायण पात्रा का सवाल है। ये चाहते हैं कि इन्होंने वंडरला के 500 शेयर लिए हैं और भाव है 380 रुपये। होल्ड करें या सेल करें, इनका सवाल है। या डेफिनेटली वंडरला में हमने पाया कि पिछले 2-3 क्वार्टर में कंपनी में टर्न अराउंड हुआ है, काफी अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर रही है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ये कंपनी इन्होंने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। अगर ये पोजिशनल ट्रेड करते हैं और बार बार मार्केट से इन और आउट होते हैं, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि प्रॉफिट बुक करके फिर लोअर लेवल पे फिर से एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। सतीश कुमार दिल्ली से सवाल पूछते हैं। रत्नेश, ये इन्होंने लिए हैं LIC के 67 शेयर और भाव है 904 रुपये। अब ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाए? LIC का चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे अभी किसी भी तरह का इसमें कुछ तेजी का रुख इसमें नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इनकी भाव की खरीदी भी काफी थोड़ी सी ऊंची है। यहाँ पे एवरेज करने का भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ अभी औचित्य बनता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से निकल जाए और इसको कहीं दूसरी जगह स्विच करे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें मुनाफा जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दूसरे स्टॉक से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से निकल जाएगा। LIC के शेयर हैं, इनको निकल जाना चाहिए। सनी, विकास कुमार का झारखंड से सवाल है। उन्होंने इन्फोसिस के 200 शेयर लिए हैं और उनका भाव है 1335 रुपये और ये अगले 3 महीने के लिए पूछना चाहते हैं कि अगले 3 महीने में क्या किया जाए। या तो डेफिनेटली एक क्वालिटी कंपनी है। एक टेम्पररी सेक्टर पूरा टेम्पररी ट्रबल से जा रहा है, जिस तरह से यूएस में और यूरोप में जो रिसेशन का नैरेटिव था, इसके चलते बड़ी IT कंपनियों में हमने देखा कि करेक्शन आया था। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहे। डेफिनेटली इनका जो भाव है, मुझे लगता है कि 3 महीने तो नहीं पता, पर डेफिनेटली 6 से 12 महीने में डेफिनेटली आ जाएगा। अगर इनके पास और अगर राशि है तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ ये लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। तो आपको भी देखना चाहिए। रत्नेश, ये हैं सुधीर डोंबिवली, जिन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम के 75 शेयर लिए हैं और इन्होंने 914 रुपये के भाव पर लिए हैं। ये भी यही पूछते हैं कि होल्ड करें या सेल करें। परसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, सबसे पहले इनको बधाई देना चाहूंगा, काफी अच्छे भाव की खरीदारी कर रखी है और काफी लंबे निवेशक दिख रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा स्टॉक है IT सेक्टर में जिसने पूरा आउट परफॉर्म करा है, ना कि IT इंडेक्स बल्कि कोई सा भी IT स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आया, पर इसने अपना नया हाई बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको। यहाँ पे 35 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो लंबे समय रखेंगे तो इसमें हमको टारगेट आने वाले दिनों में 55 रुपए तक के भी देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको सलाह है कि आप बने रहें अभी। सनी, ये दिल्ली से संजय गुप्ता पूछते हैं कि इन्होंने पिरामिल फार्म्स के 1000 शेयर लिए हैं और 77 रुपये के भाव पे लिए हैं, 77 रुपये 20 पैसे के भाव पे। ये भी यही पूछते हैं कि अभी क्या किया जाए, होल्ड करें या सेल करें। या डेफिनेटली तो इनकी जो खरीदारी है काफी बॉटम के आसपास है, तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि स्टॉक में बने रहे। डेफिनेटली इसमें स्टॉक में एक निगेटिविटी थी जो कि पूरे स्टॉक प्राइस में अब रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इनके जो भाव है एकदम बॉटम के आसपास है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। बट हालांकि इसमें थोड़ा नजरिया लंबा रखना होगा। कंपनी में थोड़ा नंबर आने में समय लगेगा और उसके बाद स्ट्रीट इन्हें वैल्यूएशन देगी। तो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक। आप इस पर बने रहें, आपके लिए सलाह है। रत्नेश, अब आपसे पूछते हैं। ये संगरूर से हरीश गोयल हैं। इन्होंने कंसाइड नैरोलैक के 100 शेयर लिए हैं और भाव है इनका 420 रुपये। ये चाहते हैं कि होल्ड करें या सेल करें। कंसाई नेरोलैक का चार्ट देखेंगे, लो फॉर्मेशन पे जरूर थोड़ा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी भी
चार्ट में किसी भी तरह का रिवर्सल सिग्नल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी खरीदी भाव से खैर बहुत ज्यादा अभी नीचे नहीं चल रहा है। एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में कहीं पे भी 430-35 रुपए के ऊपर निकलेगा, थोड़ी सी तेजी हमको 460 रुपए तक के लिए आते हुए देखेगी, तो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको 390 रुपए का। वो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। एक बार 435 रुपए के ऊपर और फिर 460 रुपए के आसपास तो वहाँ पे मुनाफा बांध दें। बिल्कुल, तो ये आपके लिए सलाह है हरीश कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चंडीगढ़ से HS घोत्रा। सनी, ये आपसे सवाल है। एक्सिस बैंक इन्होंने 145 शेयर लिए हैं और इन्होंने 523 के भाव पे ये शेयर लिए हैं। ये अगले साल के लिए पूछना चाहते हैं कि अगले एक साल के लिए इनको क्या करना चाहिए। या डेफिनेटली बने रहना चाहिए, काफी अच्छी लेवल पे इनकी खरीदारी है। और अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करता हूँ तो कंपनी में डेफिनेटली हमें फाइनेंशियल ईयर 24 में 15 से 20% की ग्रोथ डेफिनेटली देखने मिलेगी। मुझे लगता है कि अगले एक साल में इन्हें 1000 से प्लस का इन्हें आराम से इन्हें टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए। रत्नेश, एक ये गुजरात से हैं नीलेश परमार। इन्होंने धानी के 1000 शेयर लिए हैं और इनका भाव था 58 रुपये। ये पूछना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए, होल्ड करें या सेल करें। नहीं, धानी का बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से स्टॉक में से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। इस तरह के स्टॉक में हमेशा सलाह दी जाती है निवेशकों को हमारे कि इस तरह के स्टॉक में निवेश करने से बिल्कुल बचे। थोड़ा सा कम प्राइस देख के लालच में लेके हम ले लेते हैं थोड़ा सा, पर इस तरह के स्टॉक नहीं लेना चाहिए। तो मेरी सलाह यही है अभी भी कि इसमें से निकल जाए और इसका नुकसान बुक करके दूसरे स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स में लगाए, तो यहाँ से मुनाफा, वहां से नुकसान कवर हो सकता है। बिल्कुल नीलेश, आपके लिए सलाह है कि आप इस शेयर से निकल जाएं। सनी और रत्नेश, आपसे भी दोबारा जुड़ते हैं, तब तक एक और खबर की ओर रुख करते हैं। आयसर मोटर के चौथी तिमाही के नतीजों को लेके जो कल आएंगे। सालाना आधार पर मुनाफे में करीब 33% बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि तिमाही आधार पर आय सपाट रह सकती है। पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं सृष्टि। जी बिल्कुल, नंबर्स पे भी इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि जैसा कि आप हाईलाइट कर रही थी कि महीने दर महीने जो रॉयल एनफील्ड के नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि कमज़ोर नंबर्स नहीं आए थे। इसके चलते अगर हम देखें तो कंपनी की वॉल्यूम साल दर साल 19% बढ़ी ज़रूर है, पर तिमाही दर तिमाही वहाँ पर मामूली सी करीब 2.5% की बढ़त हमने देखी है। इसके अलावा अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर तिमाही दर तिमाही कंपनी की जो आय है वो लगभग सपाट रहने की हम उम्मीद कर रहे हैं। इस बार 3,718 करोड़ कंपनी की आय आ सकती है। इस नंबर पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये जो म्यूटेड ग्रोथ अगर हम कहें वो इस दम पे होगी क्योंकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस था वो कम था। जो हंटर कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकती हुई नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है अन्य रॉयल एनफील्ड बाइक्स के मुकाबले, उसके प्राइसेस थोड़े से कम है। इस बार मिक्स भी बहुत सपोर्टिव नहीं रहा इसी के चलते, और साथ ही प्राइस प्रोटेक्शन भी कंपनी ने कंज्यूमर्स को दिया। थोड़ा प्राइसिंग के चलते जो इम्पैक्ट रहा वहाँ पे उनकी जो नंबर्स हैं आय के फ्रंट पे वो कहीं ना कहीं सपाट रहेंगे। अगर इनके EBITDA की बात करें तो वहाँ पे 5.5% की बढ़त हम तिमाही दर तिमाही ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं। और मार्जिन्स में भी करीब 23% जो कि लास्ट क्वार्टर मार्जिन्स रहे थे, इस बार 24.2% रहने की उम्मीद है, जहाँ पे कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे। साथ ही जो रियलाइजेशन थे वो बेटर थे। इनके एक्सपोर्ट्स मार्केट में जो मोमेंटम था फिर से कैचअप करता हुआ नजर आया। और जो स्पेयर्स बिजनेस है कंपनी का, जिसमें मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसका भी जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते रॉयल एनफील्ड के मार्जिन्स भी 23.6% से बढ़कर इस बार 24.3% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा VECV भी ग्रोथ दिखा सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे भी कैचअप करती हुई नजर आई है। और हम उम्मीद करें कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 9.5% तक बढ़ सकता है। 810 करोड़ ये आंकड़ा आना चाहिए। तो अच्छे ही नतीजों की उम्मीद है आयशर मोटर्स से, पर जी हाँ, अपने 52 हाई लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे है, तो देखना काफ़ी अहम होगा इस बार कैसे प्रदर्शन होता है कंपनी का। चलिए, अब कल क्या इवेंट हो सकते हैं, कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर हो सकते हैं, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो यूएस की तरफ से हम PPI डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूके की तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्यू आ रहा है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना होगा, वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इसके अलावा यूके की तरफ से GDP डेटा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और चाइना की तरफ से PPI, CPI और FDI डेटा भी ट्रैक करना होगा।
ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से सॉफ्टबैंक ग्रुप और होंडा मोटर्स हमारे रेडार पर रहेंगे। और इंडियन कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो निफ्टी कंपनीज़ में से हमारी नज़र होगी एशियन पेंट्स और आयशा मोटर्स पर। इसके अलावा दूसरे जो दिग्गज नाम है आदित्य बिरला कैपिटल, दीपक नाइट्राइट, बलरामपुर चीनी, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना और सीमेंस इंडिया और बीएससी जैसे सारे स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर होंगे। ये कंपनीज भी अपने नतीजे पेश करेंगे कल। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। कल इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी का दिन है। इसके अलावा बीकाजी फोकस में रहेगा क्योंकि करीब 64% पर जो लॉक इन था वो अब खुलने जा रहा है। 64% शेयर्स लॉक इन में थे, अब वो नहीं रहेंगे कल से। इसके अलावा एबी कैपिटल पर भी फोकस करेगा क्योंकि कंपनी कल कंसिडर करने वाली है एक प्रपोजल फंड रेजिंग को लेकर। और आईपीओ मार्केट में अगर हम देखें तो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का जो आईपीओ है वो कल बंद होने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। सॉम डिस्टिलरीज को भी अपने रेडार पर रखना क्योंकि कंपनी का जो राइट्स इशू है वो कल बंद होने जा रहा है। लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़। और उसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट क्यू है जो आने वाला है पोस्ट मार्केट आवर्स में। MSCI रिजेक्ट होगा पोस्ट मार्केट आवर्स और इस पर भी हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। चलिए, अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट का VIP शेयर का। चलिए, VIP सेगमेंट में रत्नेश आपसे जानना चाहते हैं, आपकी तरफ से दर्शकों के लिए कौन से आप शेयर लेके आए हैं, कौन से स्टॉक्स खरीदें, कौन से बेचें, कैसे डील करें, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं और क्या टारगेट रखें, जरा आप VIP शेयर बताएं। सबसे पहले मेरी तरफ से LTTS रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि IT स्टॉक्स में कंसोलिडेशन चालू हो गया है और कहीं ना कहीं चुनिंदा IT स्टॉक्स में हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको अभी आप देखेंगे तो वॉल्यूम एक्टिविटी 27 अप्रैल 17 में हमको काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसमें फॉर्मेशन बन रहा है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया था। हमको कल के 17 में आने वाले दिनों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक 3780 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, 3880 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं LTTS में। सेकंड रहेगा अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड देखेंगे आप, ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा अभी तक ऑटो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करा, पर अशोक लीलैंड थोड़ा सा अभी तक कंसोलिडेशन में चल रहा था। आज के 17 में एक अच्छा थोड़ा सा एक्टिविटी हमको देखने को मिली। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी बंद हुआ। इसमें भी सेम राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक लीलैंड भी जो ऑटो सेक्टर की रैली चल रही थी उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। 145 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 153 रुपए का टारगेट रहेगा। तो कल L&T टेक और अशोक लीलैंड पर आप लोग खास ध्यान रखिए, खास नज़र रखिए। सनी और रत्नेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी कल की टीम की तैयारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।